तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो समाज शास्त्र। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पेपर होने वाला है। ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है 6 मई को आपका 6 मई 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। तो इसी को लेकर के हमने आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इससे जो आपका 2 मई को जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, और एक रात को आज रात को भी एक प्रैक्टिस पेपर पूरी कोशिश करूँगा कि आ जाए। ठीक है, रात को आएगा वो, हो सकता है शाम को 7:30 बजे आ जाए। ठीक है, या हो सकता है रात 9 बजे तक भी वो पेपर आ सकता है। तो वीडियो के लिए वेट जरूर कीजिएगा और इन वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी आपका जो पेपर होने वाला है 6 मई को यानी कि कल, उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसका कोड है 039। ठीक है, इसका जो पेपर होगा आपका ये 2 घंटे का होगा पेपर। और जो ये पेपर होगा ये 40 नंबर का आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी का। आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा कुछ इसी तरह से आएगा, इस पैटर्न में आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सीरीज लिखा हुआ होगा और उसके बाद सेट लिखा हुआ होगा, कौन सा सेट है। जैसे कि मैं आपको अभी जो करा रहा हूँ ये सेट नंबर 3 करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 भी करा दिया है, आपका सेट 2 भी करा दिया है, ये 3 हो रहा है। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो सेट 4 पे आएगा। और आपके जो बोर्ड एग्जाम आएगा वो सेट 1 से लेके सेट 4 तक आएगा, यानी कि आपको इनमें से कोई सा भी सेट मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। टोटल 4 ही सेट होते हैं आपके। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका रोल नंबर के लिए एक सेक्शन दिया हुआ रहेगा। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ रहेगा, कृपया जांच कर ले कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 12 क्वेश्चन, आप 12 क्वेश्चन कह रहे हो, 12 पेज प्रिंटेड है, यानी कि प्रिंटेड पेजेस जो है खाली पेज को छोड़ करके वो 12 है जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपका। ये अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ये जो पेपर है इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को पढ़ने के लिए और 10:30 बजे से आपका पेपर शुरू होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है हिंदी में। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे को थोड़ा समझने में। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ देखिए मतलब हिंदी में बोले तो सामान्य निर्देश बताया गया है कि ये जो पेपर होगा इसके अंदर 14 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा हमारा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यानी कि 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद है सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 9, मतलब 3 से लेके 9 तक जो क्वेश्चंस है ये सेक्शन बी के अंदर आएंगे और 2-2 नंबर वाले ये क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, इसमें बोला है सेक्शन बी में ही 30 शब्दों के अंदर आपको आंसर दे देना है। उसके बाद सेक्शन सी की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 to 12 यानी 2 क्वेश्चन जो होंगे ये 4 नंबर वाले होंगे और इनका उत्तर जो आपको देना है ये 80 शब्दों में देना है। उसके बाद है सेक्शन डी की बात कर रहा है, इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 14 यानी कि दो क्वेश्चन इसमें भी होंगे सेक्शन डी में, ये होंगे 6 नंबर वाले। ठीक है, और इसका उत्तर जो आपको देना है ये 200 शब्दों के अंदर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सोशियोलॉजी का पेपर। तो यहाँ पर आप देखिए खंड क है हमारा, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए बोलते हैं। तो इसमें देखिए ये एक स्रोत है आपका। ठीक है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ना है और देन उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक शहर का मॉडल मूल निवासियों की जरूरतों को पूरा करता था। अपने उत्तर के लिए कोई कारण आपको बताना है। तो इसका उत्तर है नहीं। जब घरेलू पानी की आपूर्ति, बिजली के कनेक्शन और सीवेज लीक जो है सो कि लिंक उपलब्ध थे या तकनीकी रूप से संभव थे तो यूरोपीय शहर के निवासियों ने उनका पूरा उपयोग किया। ठीक है, यूरोपीय शहर के जो निवासी थे उन्होंने उनका पूरा उपयोग किया, जबकि उनका उपयोग मूल शहर तक ही सीमित था। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है, स्रोत के आधार पर है, ये जो स्रोत है ना उसके ऊपर है। ठीक है, अगला स्रोत देखिए,
अगला स्रोत है कि कुमुदत्ताई की संस्कृति में यात्रा बड़ी रुचि और उत्सुकता के साथ शुरू हुई। गोखले गुरुजी स्कूल में उनके शिक्षक विश्वविद्यालय में के प्रमुख विभाग के जाने माने विद्वान थे। ठीक है, गोखले जो थे उन्हें ताना मारने में बड़ा मजा आता था। कुमुदत्ताई प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद उन्होंने उसे सफलतापूर्ण पूरा किया। संस्कृत में जो है सो कि परास्नातक उन्होंने, और ये स्रोत जो है यहाँ से लिया गया है। तो इस आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर देना है। तो क्या आपको लगता है, क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि संस्कृतिकरण एक जेडर प्रक्रिया है, अपने लिए एक कारण दे? ठीक है, तो हाँ, उसने महसूस किया कि जो है संस्कृत का अध्ययन उसे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करता है जो उसके लिए जो है सो कि लिंग और जाति के आधार पर प्रवेश करना संभव नहीं था पहले। तो जैसे जैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ती है, उसे आश्चर्य से लेकर जो है सो कि जो है आश्चर्य से लेकर शत्रुता तक, सुरक्षित स्वीकृति से लेकर क्रूर अस्वीकृति तक विभिन्न प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सोच बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि नई तकनीकी के कारण कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत दशकों में पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हुआ है। यानी कि बहुत टाइम के बाद जो है भारत में इंडिपेंडेंटली कि भाई हमारे पास इतना खाना है कि हम किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। यह मुख्य रूप से मध्यम और बड़े किसान थे जो नई तकनीकी से लाभान्वित हुए होने में सक्षम थे। यानी कि मेनली दो तरह के किसान जो थे, एक तो जो मिडिल वाले जो होते हैं ना, मध्यम वर्ग के जो किसान थे आपके, वो लोगों को फायदा हुआ, और एक तो जो बड़े किसान थे यानी कि बिग कह सकते हैं आप, उन लोगों को फायदा हुआ। किससे? जिससे मतलब हरित क्रांति वगैरह हुई थी उनसे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया, इनको ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क में पूछा गया आपसे तीसरे का ए कि निर्वाह कृषि क्या है। तो देखिए, जब कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं और बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए ये एक खेत है। ठीक है, इस खेत में जितना भी अनाज उसने उगाया, क्या उगाया? अनाज। वो जो कृषक है यानी किसान है, उसके परिवार के लिए ही सफिशिएंट है। वो उस अनाज को बाजार में जो है सो कि नहीं बेच सकता है, बाजार में नहीं बेच सकता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही वो रख सकता है इस अनाज को। तो ये हमारा निर्वाह कृषि कहलाएगा, मतलब जीवन जीने के लिए कृषि करना, एक तरह से बाजार के लिए कृषि नहीं करना। तो ये निर्वाह कृषि की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का बी में पूछ रखा है कि हरित क्रांति और कृषि के व्यावसायीकरण से सबसे अधिक लाभ कौन प्राप्त करने में सक्षम थे। तो मैंने बताया है, यह किसान ही थे जो बाजार के लिए अधिशेष उत्पादन करने में सक्षम थे, जो कि हरित क्रांति और उसके बाद कृषि के व्यवसायीकरण से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे। तो किसानों की बात कर रहा है कि किसानों को बहुत फायदा देखने को मिला यहाँ पर हरित क्रांति से, और साथ साथ यहाँ बताया गया है कि बड़े किसानों को तो और भी ज्यादा फायदा देखने को मिला। जो बड़े किसान थे आपके, उनको और भी ज्यादा फायदा मिला। और जब कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, यानी कि जब कृषि से पैसा आने लगा, व्यवसाय हो गया, खेती करना एक व्यवसाय हो गया, तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिला, और खास करके बड़े किसानों को। तो घूम फिर के यही आंसर हमारा बनता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ, जिसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा चरण भी कहा गया। स्वायत्ता महिला आंदोलन के रूप में कहा जाने वाला विकास हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपका, और इसी मतलब ये दो तीन लाइनें हैं बेसिकली, और इसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि चौथे का ए है कि इन आंदोलनों को स्वायत्ता कैसे कहा जा सकता है। तो देखिए, शब्द जो स्वायत्ता है इसका तथ्य को संदर्भित करता है, ये जो फैक्ट है इसको संदर्भित करता है कि वे राजनीतिक दलों से स्वायत्त है, एक तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ देखिए है ना, स्वतंत्र थे, जो उन महिला संगठनों से अलग थे जिनके राजनीतिक दलों के साथ संबंध थे। यानी कि राजनीति से अलग था, जो भी आंदोलन वगैरह हो रहा था उस टाइम पे, वो एकदम राजनीति से बिल्कुल परे था। ठीक है,
अगला है चौथे के बी में क्वेश्चन पूछा है कि स्वायत्त महिला जो आंदोलन था उसमें देखे गए किसी एक वैचारिक परिवर्तन के बारे में आपको लिखना है। ये जो आंदोलन हुए इसमें जो कोई भी एक आपको वैचारिक परिवर्तन क्या देखने को मिला, उनके विचारों में, किसमें, विचारों में क्या क्या हमें चेंज देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला, यह आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, समझते हैं बच्चों इस चीज को भी। यह भी माना गया है कि जहां सभी महिलाएं किसी न किसी तरह से पुरुषों की तुलना में वंचित है, वहीं सभी महिलाएं समान स्तर या भेदभाव का शिकार नहीं होती हैं। इस बात को भी अधिक मान्यता दी गई है कि पुरुष और महिला दोनों ही प्रमुख लिंग पहचान से विवश है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन की कंपनी पर जस्ट इन टाइप के प्रभाव की तुलना कर्मचारी से करें। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि जस्ट इन टाइप कंपनी के लिए लागत कम रखना। ठीक है, लेकिन श्रमिक बहुत तनाव में थे। श्रमिक जो होते हैं ना वो बहुत तनाव में थे, क्योंकि यदि आपूर्ति नहीं पहुंची तो उनके उत्पाद लक्ष्य में देरी होगा, उनका जो उत्पादन होगा उसका जो लक्ष्य है यानी कि जो एम है उसमें देरी होगा, और जब वे आते हैं तो उन्हें दौड़ते रहना पड़ता है जिससे ये थक जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन है कि क्या हम भारतीय संदर्भ में पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर को लागू कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं क्यों है इसको समझिए बच्चों। देखिए, नए सामाजिक आंदोलन केवल आर्थिक असमानता के पुराने मुद्दों के बारे में नहीं है, न ही वे अकेले वर्ग की तर्ज पर संगठित है। अक्सर ये सामाजिक आंदोलन वर्ग की सीमाओं के पार प्रतिभागियों को एकजुट करते हैं। ठीक है, और पहचान की राजनीति, सांस्कृतिक चिंताएं और आकांक्षाएं सामाजिक आंदोलन के निर्माण में आवश्यक तत्व है और उन तरीकों से उत्पन्न होते हैं जो वर्ग आधारित असमानता का पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि अक्सर यह माना जाता है कि वैज्ञानिक खेती जो है यानी साइंटिफिक फार्मिंग जो है, इसके तरीकों का ज्ञान देने से भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार होगा। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का एक कारण दीजिए। यानी कि अगर देखिए, मान लीजिए जो भारत में जो खेती हो रही है एक खेत में, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से खेती करें, किसके तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ज्यादा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। ठीक है, और इससे भारत में क्या होगा, और भी ज्यादा हमें अनाज देखने को मिलेगा। कहाँ पर? खेतों से मिलेगा अनाज। ठीक है, तो ये चीज है। तो यही चीज है, अपने उत्तर का जो है सो कि आपको कारण भी देना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि वह जोत भूमि वाली भूमि, जो जोतने वाली भूमि होती है ना, और फसलों के बारे में बहुत कुछ पारंपरिक ज्ञान होता है। वे जो बोते हैं वे संकर, उच्च उपज देने वाले और आनुवांशिक रूप से संशोधित के रूप में नष्ट हो रहे हैं। बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादन और वैज्ञानिक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। कैसे सुधार वगैरह हुआ है, तो वही सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला कि आठवां क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इंग्लिश में बोले तो, और असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो संगठित क्षेत्र होता है साल भर में 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाला होता है ये संगठित क्षेत्र, और इकाइयों से ये मिलकर बनता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है संगठित क्षेत्र, 10 या उससे अधिक। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के साथ पंजीकृत है कि उनके कर्मचारियों को उतना ही वेतन और जो है सो कि वेतन मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा एक तो ये पंजीकृत होता है संगठित क्षेत्र, और जितना सैलरी जो हमारा फिक्स होता है, क्या होता है, जितना सैलरी हमारा फिक्स होता है उतना ही सैलरी हमें संगठित क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो हमारे एमएनसी कंपनीज है उसमें आप देखेंगे कि जितना गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी फिक्स होता है वही देखने को मिल रहा है। जबकि अगर एक मजदूर एक फैक्ट्री में काम करता है तो गवर्नमेंट सैलरी मान लीजिए फिक्स कर रही है कि 15,000 तो किसी मजदूर को मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे वो एक नया ही मजदूर क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री वगैरह में कितना मिलता है, 7,000। ठीक है, या फिर ज्यादा दे देगा तो नए एक लेबर को दे देगा 8,000। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर स्लैब फिक्स रहता है कि इतना इतना ही देंगे।
तो ये चीज है संगठित क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं असंगठित क्षेत्र जो होता है उसके बारे में। तो जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें व्यक्तिगत संबंध जो है वो संगठित क्षेत्र के विपरीत काम के कई पहलुओं को निर्धारित करते हैं जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित नियम होते हैं और इकाइयों को सरकार के साथ पंजीकरण होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको रजिस्टर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है असंगठित क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला इसी में एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया, अगर ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आईटी क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के सामाजिक परिणाम क्या है। अगर आईटी क्षेत्र में आप लंबे समय तक काम करेंगे तो उसके सामाजिक परिणाम जो है सो कि हमें सोसाइटी के अंदर चेंज क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं ना तो बच्चों को फ्रेंच में रखना पड़ता है, एक तरह से शिशु पालन गृह में रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को पालने वाला कोई नहीं होता है तो वहां पर उनको छोड़ दिया जाता है। संयुक्त परिवार जिसके साथ गायब हो जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पर ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर ये होता है कि संयुक्त परिवार जो है ना लगभग गायब होता जा रहा है और औद्योगिकीकरण जो है वो लगता जा रहा है। औद्योगिकीकरण की मार जो हम लोग झेलते जा रहे हैं, इससे उभरता है। ठीक है, ये हो गया, ये छोड़िए, इसकी मार झेलते जा रहे हैं। उसके बाद है अगला, क्योंकि दादा दादी बच्चों की जो है सो कि मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त परिवार का जो चलन है वो हटता जा रहा है, एकल परिवार है यानी कि सिंगल फैमिली का चलन जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला 9वां क्वेश्चन कि औद्योगिक समाज में श्रम अधिक स्वतंत्र है कैसे, ये आपको बताना है। तो देखिए, औद्योगिक समाज में श्रम जो है अधिक स्वतंत्र है क्योंकि ठेकेदार प्रणाली के माध्यम से आकस्मिक औद्योगिक कार्य में जाने से श्रमिक जब तक कर्ज में डूबते रहते हैं तब तक ठेकेदार के प्रति अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे नहीं होते हैं। वे अनुबंध तोड़ सकते हैं और दूसरा नियोक्ता ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी, जिसको हम लोग खंड सी भी बोलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है 10वां क्वेश्चन कि पश्चिम में औद्योगिकीकरण के अनुभव की तुलना भारतीय अनुभव से आपको करनी है। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटेन के विपरीत जहां औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण अधिक लोग शहरी क्षेत्र में चले गए, भारत में उसी ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के कारण जो ये प्रभाव देखने को मिला कि अधिक लोग कृषि में स्थानांतरित जैसे कि कर दिए। ठीक है, कृषि में क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। ठीक है, जिस तरह ब्रिटेन में विनिर्माण में तेजी आई उसी तरह भारत से कपास और रेशम के उत्पादों के पारस्परिक निर्यात में जैसे कि मैनचेस्टर की प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट देखने को मिली और इसी अवधि में सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे, यानी कि यहाँ पर ये वो वाला शहर होगा, ये कुछ है ना विशाखापट्टनम वाले जैसे शहर जो है में गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिकता की परिघटनाओं जो है उसको स्पष्ट करना है आपको। तो आधुनिकता की परिघटना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधुनिकता यह मानती है कि स्थानीय संबंध और संकीर्ण दृष्टिकोण सार्वभौमिक प्रतिद्वंदिताओं और महानगरीय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में एक अथवा दे दिया आपको कि 19वीं सदी के सुधार ने पूछताछ, पुनर्व्याख्या और बौद्धिक और सामाजिक विकास दोनों की अवधि जैसे कि शुरू की है। उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए दिए गए कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि महिला शिक्षा के विचार पर गहन बहस हुई। सुधारकों का तर्क था कि समाज की प्रगति के लिए महिला का शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का मानना था कि पूर्व आधुनिक भारत में महिला शिक्षित थी, दूसरों ने इस आधार पर इसका विरोध किया। यह केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का ही था। इस प्रकार आधुनिक और पारंपरिक दोनों विचारों का सहारा लेकर महिला शिक्षा को सही ठहराने का प्रयास किया गया। तो महिला शिक्षा की ओर काम करने के लिए इस तरह से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि 1982 की बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक में विभिन्न हितधारकों की जो है सो की दुर्दशा की पहचान करें और चर्चा करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखा है बच्चों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं।
कि एक दो मैं बता भी देता हूँ कि 1982 की बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल जिसका नेतृत्व ट्रेड यूनियन ने किया था, नेता डॉक्टर दत्ता सामंत और लगभग 1.25 लाख प्रभावित हुए कार्यकर्ताओं और उनके परिवार, यह हड़ताल करीब 2 साल तक चली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के नवगठित राज्यों में से एक है जिसे वर्ष 2000 में दक्षिण बिहार से अलग किया गया था। उस सामाजिक आंदोलन का वर्णन करें जिस कारण इस राज्य का निर्माण हुआ था। तो झारखंड को बिहार से क्यों अलग किया गया, तो देखिए ध्यान से समझिए। झारखंड के सामाजिक आंदोलन में एक आदिवासी बिरसा मुंडा में एक करिश्माई नेता था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास और मिथकों के बारे में शोध करना और लिखना शुरू किया। ठीक है, आदिवासियों की बात कर रहा है। उन्होंने जनजातीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में प्रचारित जानकारी का दस्तावेजीकरण किया। इससे एक एकीकृत जातीय चेतना और झारखंडियों के रूप में एक साझा पहचान बनाने में मदद मिली। यानी कि उनका अलग राज्य बनाने के लिए धीरे धीरे उनको प्रोत्साहित किया। जो पढ़े लिखे आदिवासी थे उन्होंने सरकारी नौकरी पाने की जो है की स्थिति में आए। ठीक है, ताकि समय के साथ एक मध्य वर्गीय आदिवासी जो है वो अपनी बुद्धि का इस तरह से नेतृत्व उभार सके जिसने एक अलग राज्य की मांग तैयार की और भारत और विदेशों में इसके लिए पैरवी भी की। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी कई सारी बातें हैं जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक उदाहरण देते हुए पारिस्थितिक आंदोलन की व्याख्या आपको करनी है। तो उत्तर है चिपको आंदोलन हो गया, पारिस्थितिक आंदोलन का एक उदाहरण है। हिमाचल की जो है कि तलहटी में शुरू हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें कि पेड़ों को कटाने से बचाया गया, इस तरह से पर्यावरण का हानि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन आपको कर रखा है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा कि श्रम के संचलन जो है संचलन और कृषि श्रम शक्ति के नारीकरण के बीच में आपको संबंध दिखाएं। तो ये संबंध दिखाना है। तो इस तरह से है कि मजदूरों या किराएदारों और जमींदारों के बीच संरक्षण के पारंपरिक बंधन टूट गए। जैसे जैसे पंजाब जैसे समृद्ध हरित क्रांति क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की मौसमी मांग बढ़ी, मौसमी प्रवास का एक पैटर्न उभरा जिसमें हजारों श्रमिक उनके बीच घूमते थे। घर गांव और अधिक समृद्ध क्षेत्र जहां श्रम और उच्च मजदूरी की मांग है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, बस बच्चों यही तक था। और यहाँ पर लास्ट में बताया गया कि महिलाएं भी कृषि श्रम में मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और कृषि श्रम शक्ति के नारीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये पेपर यहीं पर हमारा समाप्त होता है। एक बार मैं दोबारा से आपको ये दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए पेपर। ठीक है, इस तरह से वीडियो को पॉज करके आंसर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये देख ही सकते हैं, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो अब ऊपर चलते हैं सीधा। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।